एमेक्स के साल गुड़गांव 2013। अमेरिकन सरकार की नौकरी। जब मैंने वहां पर ज्वाइन किया तब मुझे एमेक्स पर एक प्राइवेट जोक पता चला। हम हमारे एम्प्लॉयमेंट को अमेरिकन सरकार की नौकरी कहते थे। मुझे जल्दी पता चलने वाला था कि ऐसा क्यों कहते हैं। एमेक्स में काम करना बिल्कुल एक सरकारी नौकरी जैसा था। बस फर्क यही है कि इसमें सरकार यूएस बेस्ड है और वो हमसे डॉलर्स में बात करती है। एमएनसी में कुछ समय बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एमएनसी का कल्चर हमारे होम ग्रोन लाला कंपनी से बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। एमेक्स इंडिया का एक बहुत बड़ा सेट था और उसके 2 ऑपरेशन सेट थे। पहला बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट करते थे, और दूसरा इंडिया स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड बिजनेस जिसका मैं हिस्सा था। यह एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और सबके रोल अच्छे से डिफाइंड थे और उन्हें एस्टैब्लिश्ड बैंड्स में स्लॉट कर रखा था। आपकी बैंड में पोजीशन आपकी सैलरी और आपके स्टॉक ऑप्शंस डिटरमिन करती है। इसलिए सबको ऑर्गेनाइजेशन में अपनी औकात अच्छे से पता थी। मैं बैंड 40 था। वर्क कल्चर की बात करें तो हमारा नॉर्मल प्रोटोकॉल था मीटिंग कंडक्ट करना, उनके मिनट्स रिकॉर्ड करना और फिर उनसे वापस फॉलो अप करना होता था। अगर मैं सिंपली बताऊं तो कहीं कोई आग नहीं लगी थी, सब आराम से काम कर रहे थे। मेरे बॉस संजय ऋषि बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल थे। वो उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले एमएनसी में काम किया था और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के टाइम से प्रोग्रेस को देखा था। आज हम जो कॉर्पोरेट करियर देखते हैं वैसे कॉर्पोरेट करियर पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो एमेक्स साउथ एशिया को हेड कर रहे थे और वो सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। संजय की कोर सीएक्सओ टीम का मैं एक यंग मेंबर था जिसे ठीक संजय के ऑफिस के बाहर राइट साइड जगह दी गई थी। एमेक्स उस समय कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड इशूअर था और उसका एक बड़ा एडवांटेज यह था कि उसके पास एंड टू एंड पेमेंट ऑपरेशंस थे। उसके पास यूनिक बैंक का लाइसेंस था, वो कार्ड इशू करता था, उसका खुद का नेटवर्क था और उसने मर्चेंट एक्विजिशन को भी अंडरटेक कर लिया था। उनका 1/3 बिजनेस हाई क्रेडिट वर्दी कंज्यूमर से आता था और दूसरा बैलेंस कंपनी से आता था जो यूएस बेस्ड एमएनसी थी। एमेक्स में प्रॉब्लम हालांकि 2 हिस्सों में थी। पहले यह था कि वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव थे कि उन्हें अपना कार्ड किसे ऑफर करना है। वो एक यूटिलिटी सर्विस के साथ ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल पेमेंट ब्रांड था। और सेकंड ये कि एमेक्स का टिकट साइज मार्केट से 2 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी मर्चेंट एक्विजिशन उनके हाई कमीशन की वजह से रिस्ट्रिक्टेड था, जो कि वो 2.6% चार्ज कर रहे थे। यह एक्सप्लेन करता है कि क्यों जब आप एक प्रीमियम रिटेल आउटलेट में जाते हैं तब वहां पर आप एमेक्स का वेलकम का स्टिकर देखते हैं, लेकिन जब आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मशीन बताती है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर है। मर्चेंट इस उम्मीद में होता है कि आप अपना वीजा या मास्टर कार्ड निकालेंगे जिसमें उसे कम ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी, या फिर और अच्छा यह होगा कि आप कैश में पेमेंट करेंगे। इंडियन मार्केट जहां रिटेल में मार्जिन बहुत कम है, वहां यह ट्रांजैक्शन फीस उनके लिए बहुत ज्यादा थी। इसलिए एमेक्स का मार्केट सिर्फ होटल्स, एयरलाइंस और महंगे रेस्टोरेंट्स तक ही शामिल था। अगर मैं उस वक्त की बात करूं जब मैं ये चैलेंजेस फेस कर रहा था, तो वो टाइम बहुत अच्छा था क्योंकि मैं उस समय एंड टू एंड कार्ड इकोनॉमिक्स समझा और मुझे यही चीज जब मैं भारत पे को सेटअप कर रहा था तो बहुत काम आई। जिस साल मैंने एमेक्स ज्वाइन किया था वो साल मेरे लिए किसी पर्सनल रीजन से भी बहुत स्पेशल था। उस साल हमारा दूसरा बच्चा, हमारी बेटी मन्नत, इस दुनिया में आई। 2012 से 1 साल पहले माधुरी को 3rd अल्ट्रासाउंड में सेम एबनॉर्मैलिटीज नजर आई और प्रेगनेंसी उस वजह से सस्टेनेबल नहीं थी। इसलिए इस बार हम हमारी फिंगर्स क्रॉस करके मन्नत को एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर इस बार हम अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले पाए। आयुक्त और मन्नत। अब हमारी दुनिया पूरी हो चुकी थी। खैर, हम अभी भी तीसरे बच्चे का ख्याल लेकर चल रहे हैं। काम पर मेरी जॉब एमेक्स के ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो करना नहीं था, लेकिन पेमेंट इकोसिस्टम को इवैल्यूएट करना और अपकमिंग पेमेंट प्लेयर्स में इन्वेस्ट करके ग्रोथ पॉसिबिलिटीज बनाने का था। वैसे तो यह जॉब मेरे पिछले काम से अलग नहीं थी, लेकिन पेमेंट स्पेस मेरे लिए एक नया मैदान था। मेरे असाइनमेंट की शुरुआत में मैंने मार्केट के की प्लेयर्स को अच्छे से समझा
और यह देखा कि क्या वो वॉलेट्स हैं, इशुअर्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं या मर्चेंट एक्वायरर्स हैं। एक चीज से मैं थोड़ा परेशान था। 2008 के क्राइसिस के बाद फेड ने प्राइवेटली चेक्स और बैलेंस एमएक्स के ऊपर लगाए थे। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन जो एमएक्स के ऊपर लगा था वो ये था कि किसी भी कंपनी में 5% से ज्यादा इक्विटी एक्वायर करने के लिए कंपनी को फेड का अप्रूवल लेना होगा। इसलिए मैं जो भी इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लोर कर रहा था उनमें से मुझे माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स ढूंढनी थी, और इस वजह से मैं 11 फिनटेक फाउंडर्स से पर्सनली मिला। एक चीज जो मेरे फायदे के लिए काम कर रही थी वो ये थी कि ये सारे फाउंडर्स एमएक्स इन्वेस्टमेंट को अपने बिजनेस में एक वैलिडेशन की तरह ले रहे थे, और वो उनके लिए उनके पास जो चेक आ रहा था उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था।